Hello everyone, I am Ajay Dwivedi and you are most welcome to digital platform of क्रैक एकेडमी। इनफैक्ट दोस्तों, भारत में जो पंचायती व्यवस्था है ना, या फिर हम ये कहें कि स्थानीय जो स्वशासन की प्रक्रिया है, ये भारतीय संविधान के में कई स्थानों पर दिखाई देती है। जहां आर्टिकल 40 भारत में पंचायतों के गठन की बातें करता है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्वशासन की बात करता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम आर्टिकल 243 देखें तो उसमें भी कुछ ऐसी ही चर्चा की गई। वहीं अमेंडमेंट जो है 73 1993, इस पर भी पंचायतों से संबंधित बातों को किया गया है। तो प्रश्न यह है कि ये जो भी स्थानीय स्वशासन से जुड़े मुद्दे हैं, वो वास्तव में क्या एंशिएंट हिस्ट्री पीरियड में भी कभी थे? जी हां, बिल्कुल। भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू करने का प्रयास दक्षिण भारत में सबसे पहले किया गया। साउथ इंडिया में पल्लव राजाओं ने इसे लागू करने का प्रयास तो किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और ऐसी कंडीशन में चोलों ने अपने समय में स्थानीय स्वशासन को तवज्जो दिया, महत्व दिया, और उन्होंने स्थानीय स्वशासन को भारत में न केवल लागू किया, बल्कि आज भी उनका जो स्थानीय स्वशासन है वो भारतीय प्रशासन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आखिर ये स्थानीय स्वशासन क्यों उन्होंने लागू किया, इसके पीछे वजह क्या थी। तो हमारा मुद्दा यह है कि चोलों ने स्थानीय स्वशासन को क्यों लागू किया, ठीक है ना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को उन्होंने वरीयता क्यों दिया, समझिएगा जरा। देखिए, पहली बात समझिएगा, अगर आप इस मैप को देखें तो इस मानचित्र में कहीं ना कहीं से आपको चोलों का जो साम्राज्य वो दिखाई पड़ रहा है। चोलों ने एक बड़े से विशाल भारत पर नियंत्रण किया था। इसके अतिरिक्त विदेशों पर भी उनका नियंत्रण था। जैसे कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चोलों की जो राजधानी तंजौर थी, यहां से लेकर के यानी आधुनिक तमिलनाडु का हिस्सा, केरला का हिस्सा, इसके अतिरिक्त ये पूरा का पूरा उड़ीसा का एरिया जो आप देख रहे हैं, बंगाल का हिस्सा इन्होंने कब्जा कर लिया था। इसके अतिरिक्त अगर भारत के हम बाहर जाएं तो आप स्वयं देख सकते हैं कि इधर पेगु यानी वर्मा का जो सबसे निचला पोर्शन है वो हो गया। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो इधर मलेशिया और इंडोनेशिया, ऐसे तमाम जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यानी साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्रीज पर उनका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कब्जा बना हुआ था। तो मुद्दा यह है कि आखिर इस साम्राज्य विस्तार से स्थानीय स्वशासन का क्या लेना देना था, क्यों उन्होंने लागू किया, जरा समझिएगा। पहला पॉइंट समझिएगा, अगर मैं पॉइंट वाइज चर्चा करूं तो समझना बेटर होगा। समझिएगा पहला पॉइंट। देखिए, प्रथम पॉइंट तो यह है कि चोल शासक स्वयं सामंत थे। देवर फ्यूडल लॉर्ड्स, और उन्हें सामंती अवस्था के गुण और दोषों का सही तरीके से पता था। उन्हें पता था कि अगर कोई भी उनका अधीनस्थ व्यक्ति और उसके हाथों में आर्थिक हित ज्यादा प्रदान कर दिए जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि चोलों को एक लंबे समय तक के लिए समुद्री यात्राओं पर निकलना पड़ता था। और अगर आप सोचो, वो इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे कंट्रीज जा रहे हैं, बर्मा जैसे कंट्रीज जा रहे हैं समुद्र के माध्यम से, तो वापस आना इतना सरल और सहज तो नहीं था। और तब तक में अगर कोई एक ताकतवर व्यक्ति होगा, जो सामंत होगा, जो उनका अधीनस्थ होगा, वो स्वाभाविक तौर पर इन क्षेत्रों पर क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है और स्वयं राजा बन सकता है। तो इसलिए भी चोलों ने स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देखो, जब आप आईएएस बनोगे तो आप इमेजिन करो कि अगर आपको कैडर मिलना हो तो आप कैडर, हालांकि आप सब तो ईमानदार अधिकारी बनेंगे, आप लोगों से उम्मीद नहीं है, बट फिर भी लोग कोशिश वहीं पर ट्रांसफर लेने का करते हैं जहां पर थोड़ा सा, समझ रहे हैं ना, जहां पर कुछ मतलब सबका सपना मनी मनी, ठीक है ना, जहां पर थोड़ा सा धन प्राप्त करने का चांस हो। तो तमिलनाडु की यहां की सिचुएशन क्या है, आप देखो, इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो नदी तटीय क्षेत्र यानी डेल्टाई एरिया, या फिर और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो पश्चिमी घाट से रिलेटेड हैं। तो इधर ईस्टर्न घाट, इधर वेस्टर्न घाट। अब आप सोचो, जिन अधिकारियों का, जो अधिकारी पर्वतीय क्षेत्रों पर होंगे, स्वाभाविक सी बात है उनकी इनकम कम होगी।
जो अधिकारी एक तरह से नदी क्षेत्रों में होंगे या फिर मैदानी एरिया में होंगे उनकी इनकम अधिक होगी। तो ऐसी कंडीशन में चोल शासकों को यह भी भय था कि जो अधिकारी उपजाऊ क्षेत्रों में निर्धारित किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, वो अत्यधिक लाभ प्राप्त करेंगे, और जो इन क्षेत्रों में होंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में होंगे, उनको लाभ कम होगा। तो ऐसी कंडीशन में असंतोष का वातावरण भी जन्म ले सकता है, यानी कंट्राडिक्शन की सिचुएशन जनरेट हो सकती है। तो एक काम किया जाए, काम यह किया जाए कि वास्तव में कोई असंतोष जैसी अवस्था रहे ही ना, सबको बराबर कर दो। याद रखिएगा, यद्यपि आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि चोल शासकों ने मंत्रि परिषद को प्रभावी बनाया, लेकिन हकीकत में अगर आप दोस्तों देखें तो मंत्रि परिषद की तुलना में चोल शासकों ने जो एक तरह से सिविल सर्वेंट्स थे उनको ज्यादा महत्व दिया था, और कारण यही था कि कोई भी व्यक्ति इतना प्रभावी न हो पाए कि आगे आने वाले समय में उनके लिए समस्या बन जाए। तो अब जरा देखिएगा कि उन्होंने क्या किया। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने एक नवीन खोज निकाली जो पल्लवों के समय से ही थी, बट उसको डेवलपिंग फॉर्मेट में उन्होंने लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम किसी बड़े बड़े मंत्रियों को अपॉइंटेड नहीं करेंगे, प्रांतपतियों को अपॉइंटेड नहीं करेंगे, बल्कि हम लोकल लेवल के लोगों को ही वहां का न्याय, वहां की शांति व्यवस्था, वहां का प्रशासन, इवन कि वहां से लैंड टैक्स कलेक्ट करने का प्रभार भी, उत्तरदायित्व भी उन सबको प्रदान कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने स्थानीय स्वशासन लागू कर दिया। अब देखिए, स्थानीय स्वशासन लोकल लोगों से ही बना हुआ ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था थी, और इसमें एक तरह से कहा जाए अलग अलग वार्ड होते थे, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। लॉटरी सिस्टम के द्वारा इनका इलेक्शन होता था, तो इलेक्शन बाय सिलेक्शन प्रोसेस ये ऐसे हुआ करता था, और अंततोगत्वा ये सारे लोग यहां से बनी जो समितियां होती थी गांव की, उनको सारे काम करने पड़ते थे। गांव की स्वच्छता का प्रबंध करना, गांव में न्याय की व्यवस्था देखना, गांव के तालाबों बगीचों की रखवाली करना, गांव में जो विदेशी आ रहे हैं उनकी देखरेख करना, गांव से राजस्व वसूलना, गांव के लोगों में अगर झगड़ा हो जाए तो आपस में निपटारा कर लेना, यानी पंचायती न्याय व्यवस्था, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से इस समय डेवलप की गई। अब इसका परिणाम क्या होगा कि जितनी भी समस्याएं लोकल लेवल की थी उनको लोकल लोगों ने ही क्या कर लिया, निपटा लिया। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना तो रिवोल्ट होने के चांसेस हैं, और ना ही किसी व्यक्ति के बहुत ज्यादा ताकतवर होने के चांसेस हैं। तो चोलों की स्थानीय स्वशासन लागू करने के पीछे जो वजहें थी वो यही थी कि वास्तव में वो नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति इतना ताकतवर हो जाए जो उनके समक्ष समस्या पैदा कर दे, क्योंकि उनको लंबी दूरी पर जाना पड़ता था। जहां एक और लंबी दूरी तक व्यापार करते थे, वहीं लंबी दूरी तक ये क्या करते थे, आप देख सकते हैं कहां तक जा रहे हैं। वहीं लंबी दूरी तक क्या करते थे, ये एक तरह से अपने नौसैनिक कैंपेन करते थे। तो इस तरह से ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था तत्कालीन चोल राजनीति और अर्थव्यवस्था के अनुकूल थी। अब हम इसको यह समझें कि वास्तव में ग्रामीण प्रशासन कैसे लागू होता था, इसमें कौन कौन सी समितियां होती थी, कौन कौन से वार्ड होते थे, इन सब की चर्चा हमें आगे करनी होगी।